नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंपल्स में आप सभी का स्वागत है। हमने पीछे 2 क्लास कर ली हैं, उसके जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उसके बारे में आज हमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोलता है जीवों की मूलभूत और संरचनात्मक इकाई है। तो मैंने सबसे पहले बताया था कोशिका के बारे में, जब आपको बताया तो उसके अंदर बताया था कोशिका जो है वो मानव शरीर की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। वही क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि जीवों की मूलभूत और संरचनात्मक इकाई क्या है। तो वो क्या होती है? कोशिका होती है, सेल होती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था जो सेल होती है, कोशिका जो होती है, वो आपस में मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू का निर्माण करती हैं, उत्तक का निर्माण करती हैं, और वो आपस में मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और ऑर्गन जो है वो आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और ऑर्गन सिस्टम जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। तो मानव शरीर की या जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ ए सेल इज नोन एज ए साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखो, कोशिका का अध्ययन तो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? सेल का होता है, कोशिका का अध्ययन होता है। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है? जो हिस्टोलॉजी होता है ये होता है टिश्यू का। किसका अध्ययन होता है? टिश्यू का, जिसको हम कहते हैं उत्तक। तो उत्तक का अध्ययन क्या कहता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला ऑप्शन है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? स्किन का, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, टिश्यू का अध्ययन या उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, वहीं पर स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। और जो पक्षियों का अध्ययन होता है, बर्ड्स का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मैंने आपको लिखवाया था फादर ऑफ, पहली क्लास के अंदर बताया होगा, फादर ऑफ सेल। फादर ऑफ सेल किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। फादर ऑफ सेल किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तो कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। फादर ऑफ सेल किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, या फादर ऑफ साइटोलॉजी कह सकते हैं हम। यहां पर सेल के स्थान पर क्या करेंगे? फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक, साइटोलॉजी। ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। उसी के साथ में मैंने आपको 2 क्वेश्चन और बताए थे, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। अगर मैं बात करता हूं फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, इंडियन साइटोलॉजी, तो मैंने आपको बताया था किसको कहा जाता है? अरुण कुमार शर्मा को। अरुण कुमार शर्मा को, अरुण कुमार शर्मा, ए के शर्मा को फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक या फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी तो कौन होगा? ए के शर्मा। और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसको कहा जाता है? कार्ल पी स्वानसन को कहा जाता है। कार्ल
पी स्वानसन को कहा जाता है। तो यहां से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी तो रॉबर्ट हुक है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी तो अरुण कुमार शर्मा है, और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो वो कार्ल पी स्वानसन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीव किससे बने होते हैं? तो मैंने आपको बताया था, कोशिका सिद्धांत के अंदर बताया था कि जो प्रत्येक जीव होता है उसकी उत्पत्ति केवल और केवल एक कोशिका से होती है। उसकी उत्पत्ति केवल और केवल एक कोशिका से होती है। पहला पॉइंट ये था। उसके अंदर दूसरा पॉइंट था कि प्रत्येक सेल या तो एक कोशिका से या फिर एक से ज्यादा अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, सभी जीव किस से बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं? कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। कोशिका आपस में मिलकर के उत्तक बनाती है, उत्तक आपस में मिलकर के अंग बनाते हैं, अंग आपस में मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। कोशिका आपस में जुड़ेंगे क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। उत्तक आपस में जुड़ेंगे क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा, अंग बनेगा। अंग आपस में जुड़ेंगे क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। और अंग तंत्र आपस में जुड़ेंगे क्या बनेगा? जीव बनेगा। तो इस प्रकार से जीव का क्या होता है? निर्माण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका एक लैटिन शब्द है। कोशिका जो है ना एक लैटिन शब्द से आया है जिसका नाम है, तो मैंने आपको बताया था कि जब रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 के अंदर कोरक के अंदर कोशिका की खोज की गई थी, तो वो कोशिका एक निर्जीव थी और उसके अंदर कुछ इस प्रकार की उसने शेप देखी थी। खुद के द्वारा विकसित किए गए माइक्रोस्कोप के अंदर रॉबर्ट हुक ने कोरक के अंदर इस प्रकार की कुछ शेप देखी थी और उनको नाम दिया था रूम। यह बात मैंने आपको लिखवाई थी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? छोटा कमरा। छोटा कमरा, उसको जो हमने नाम क्या दिया था? रूम नाम दिया था। उसके बाद में कोशिका की खोज किसने करी? तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको सभी को पता होगा, कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब की गई थी? 1665 के अंदर, 1665 के अंदर कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। लेकिन वो कोशिका थी निर्जीव कोशिका। किसके अंदर खोज की थी? कोरक के अंदर। देखो मैं यहां पर बात लिखवाता हूं आपको। रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 के अंदर किसकी खोज की गई? कोशिका की। किसकी खोज हुई? कोशिका की। कैसी कोशिका? मर्त कह सकते हैं या फिर इसको हम कहेंगे निर्जीव कोशिका। कैसी कोशिका है? निर्जीव कोशिका की खोज किसके अंदर किसके अंदर खोज की? कोरक के अंदर। कोरक, COR के कोरक, जो पेट से प्राप्त किया जाता है। और उसके अंदर कोरक के अंदर जो इस प्रकार से जो सेल दिखाई दी उसको इसने नाम दिया था रूम। उसने इसको क्या नाम दिया था? रूम जो है नाम दिया था, रूम नाम दिया था। इस प्रकार से मर्त कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 के अंदर की गई थी। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, अगर सजीव कोशिका की अगर हम बात करते हैं, सजीव कोशिका, सजीव कोशिका की जो खोज है वो ल्यूवेन हुक के द्वारा, ल्यूवेन हुक के द्वारा। और मैंने आपको बताया था अगर हम लूसेंट बुक की बात करते हैं तो उसके अंदर लिख रखा है कि सजीव कोशिका की जो खोज है वो ल्यूवेन हुक के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? अकॉर्डिंग टू लूसेंट 1674 के अंदर। अकॉर्डिंग टू लूसेंट 1674 के अंदर। लेकिन कई बुकों के अंदर आपको मिलेगा 1676 के अंदर। कई बुकों के अंदर आपको क्या मिलेगा? 1676 के अंदर। 1676 के अंदर किसके द्वारा? रॉबर्ट, इसके द्वारा ल्यूवेन हुक के द्वारा सजीव कोशिका की खोज लूसेंट के अंदर तो दी गई है 1664, लेकिन एक्स्ट्रा बुक के अंदर अलग से जो बुक है उसके अंदर मिलेगा 1676। यहां पर ल्यूवेन हुक के द्वारा सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की गई थी। बैक्टीरिया की खोज की गई थी। ल्यूवेन हुक ने जो है मिट्टी ली कुछ और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे लगा करके देखा तो उसके अंदर जो है बैक्टीरिया की खोज हुई थी। वहां पर बैक्टीरिया की खोज की गई थी। वही कई बुक मानती हैं कि वहीं पर जो है 1676 के अंदर सजीव कोशिका की खोज हुई थी। क्लियर बात इतनी?
रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी 1831 के अंदर। 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक, तो मैंने आपको करवाया था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा, किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। तो मैंने 3-4 बुक जो यहाँ पर आपको बताई थी रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा बुक लिखी गई, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके बारे में लिखी गई? तो सेल के बारे में, कोशिका के बारे में, सेल के बारे में जो इसके अंदर लिखा गया था। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कार्ल पी स्वानसन, कार्ल पी स्वानसन की अगर हम बात करते हैं, कार्ल पी स्वानसन की मैं बात करता हूं, तो इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था दी सेल। दी सेल, इसके अंदर भी किसके बारे में अध्ययन किया था? सेल के बारे में बताया था, सेल के बारे में। यहां पर देखो, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, जिसने बुक लिखी माइक्रोग्राफिया। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कार्ल पी स्वानसन, जिसने बुक लिखी दी सेल। दोनों बुक के अंदर जो है सेल के बारे में बताया गया था। एक बुक लिखी ल्यूवेन हुक के द्वारा, ल्यूवेन हुक के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उसका नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर। सीक्रेट ऑफ नेचर, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? ल्यूवेन हुक के द्वारा लिखी गई थी। शुरुआत में पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था जो अरस्तु है उसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। थियोफ्रेस्टस, जिसको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, उसके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। माइक्रोग्राफिया पुस्तक है वो लिखी गई किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगली बुक दी सेल। दी सेल बुक का ही नाम है दी सेल। ये बुक लिखी गई थी कार्ल पी स्वानसन के द्वारा। तीसरे नंबर पर आती है सीक्रेट ऑफ नेचर। सीक्रेट ऑफ जो नेचर है वो बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? ल्यूवेन हुक के द्वारा लिखी गई थी। तो ये 5 बुक आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में कोशिका सिद्धांत किसने दिया? 8 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है स्लाइडेन व स्वान, ऑप्शन बी है वाटसन और हुकर, ऑप्शन सी है बेंथम और हुकर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड क्लास के अंदर हमने इसी के बारे में बात की थी, कोशिका सिद्धांत के बारे में। जो कोशिका सिद्धांत है वो स्लाइडेन व टी स्वान के द्वारा दिया गया था। सन की बात करते हैं तो 1838-39 के अंदर यह है कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दी गई थी। अगर मैं बात करता हूं कि 2 साल क्यों है यहां पर 1838 और 39, तो उसका कारण मैंने आपको बताया था। उसका कारण यह है कि जो स्वानसन है, जो यहाँ पर सॉरी ये स्लाइडेन जो है, जो स्लाइडेन है इसके द्वारा 1838 में एक स्टेटमेंट दी गई कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी जो पादप हैं, उनका निर्माण सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर के हुआ है। वहीं पर 1839 के अंदर टी स्वान के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई। वो स्टेटमेंट ये थी कि प्रत्येक जंतु जो है वो भी सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। स्लाइडेन ने क्या कहा 1838 के अंदर कि प्रत्येक जो पादप है, पेड़ पौधे हैं, वो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अगले ही साल 1839 के अंदर टी स्वान के द्वारा यह स्टेटमेंट दी गई कि जितने भी जो जंतु होते हैं वो सभी के सभी सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। इसीलिए हम कोशिका सिद्धांत के अंदर 2 सन पढ़ते हैं, 1838-39 के अंदर इसके द्वारा स्लाइडेन व टी स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। कोशिका सिद्धांत के अंदर पहला पॉइंट क्या था? तो पहला पॉइंट बोलता है कि प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहली बात यह है, जिसके आधार पर हम ऑर्गेनिज्म को 2 प्रकार से बांटते हैं, एक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, दूसरा
बहुकोशिकीय होता है, मल्टी सेलुलर होता है। कोशिका सिद्धांत का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत का दूसरा पॉइंट बोलता है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से हुई है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। ये दो पॉइंट थे कि इसके बारे में, तो कोशिका सिद्धांत के बारे में थे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन व सवान के द्वारा। सन पूछे तो 1838 से 39 के अंदर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? ये एक लैटिन वर्ड के अंदर जो है कहा गई, ये जो है लैटिन वर्ड के अंदर कही गई एक कहावत है। ये क्या कहावत है? ओमिनस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? तो मैंने आपको एक बात लिखवाई थी 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण एक प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से होता है। यही बात है लैटिन वर्ड के अंदर यहां पर जो ने लिख रखी है। ओमिनस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही अवस्थित कोशिका है उससे निर्माण होता है। तो ये बात किसने कही थी? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा कही गई थी, और ये बात 1855 के अंदर कही गई थी कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पहले से ही जो एग्जिस्ट कोशिका कर रही है उसी से निर्माण होता है। और मैंने आपको लिखवाया था, एक कोशिका है वो डिवाइड होती है दो कोशिका के अंदर। जो दो कोशिका बनती हैं उनको डॉटर सेल कहा जाता है, डॉटर सेल कहा जाता है। और जो मेन कोशिका होती है उसको पेरेंट सेल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पेरेंट सेल कहा जाता है। और जो नई कोशिका बनती है उसको डॉटर सेल कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? सेल डिवीजन नाम दिया जाता है, कोशिका विभाजन नाम दिया जाता है। और सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोकैरियोटिक किस कोशिका में उपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक किस कोशिका में उपस्थित होता है? ये यहां पर ये कर लेना, ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है संगठित नाभिक न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम, और ऑप्शन सी है लाइसोसोम। तो मैंने सेकंड क्लास के अंदर आपको बताया था कि कोशिका दो प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ ए सेल। एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रो का मतलब आद्य होता है, प्राचीन होता है, पुराना होता है, और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर एक अविकसित न्यूक्लियस होता है, उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। या तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं, अगर होता है तो वो अविकसित न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल दूसरी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती हैं। यू का मतलब होता है नवीन, नया, न्यू। न्यू होता है, कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर नया न्यूक्लियस होता है, और जिसके अंदर एक विकसित न्यूक्लियस होता है उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक अविकसित न्यूक्लियस होता है, या फिर उसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ एक को छोड़ करके। और वो नोट करके मैंने आपको लिखवाया था कि जो राइबोसोम जो होता है, वो राइबोसोम इधर यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, क्या होता है? राइबोसोम होता है। लेकिन मैंने साथ में आपको एक बात लिखवाई दी, राइबोसोम के अंदर अंतर होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70s राइबोसोम होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम होता है वो 80s राइबोसोम होता है। ये बात इंपॉर्टेंट करके मैंने लिखवाई दी। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल के अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70s राइबोसोम होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक जो सेल होती है, उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80s राइबोसोम में होता है। वो कैसा होता है? 80s राइबोसोम होता है। ये अंतर होता है राइबोसोम के अंदर। और 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम क्या होते हैं, ये आगे हम जब सेल ऑर्गेनली कोशिकांग की जब शुरुआत करेंगे तो वहां पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात इतनी? अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है खालिस्तान को छोड़ करके। क्वेश्चन क्या कहा है कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है खालिस्तान को छोड़ करके। यहां पर जीवाणु है,
नील हरित शैवाल है, माइकोप्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। मैंने साफ साफ आपको एक बात लिखवाई दी, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल मैंने आपको लिखवाए थे, एक बैक्टीरिया लिखवाया था, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गा लिखवाया था। ब्लू ग्रीन एल्गा हालांकि एक बैक्टीरिया है, कहीं पर एल्गा देख करके आप इसको शैवाल के अंदर काउंट मत कर देना, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गा क्या है कि बैक्टीरिया है जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है और जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इसकी हेल्प करता है। वहीं पर मैंने एक बात नोट करके आपको लिखवाई दी कि एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, बाकी सभी बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। वही क्वेश्चन पूछा है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है खालिस्तान को छोड़कर, किसको छोड़ करके? तो माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके। माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उन सभी के अंदर सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है। मैंने आपको 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट और नोट करके लिखवाए दें कि एक बात तो अपवाद है बैक्टीरिया के अंदर कि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखवाया था कि जो जंतु कोशिका होती है, एनिमल जो सेल होती है, उसके अंदर भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? किसने कहा कि नई कोशिका, किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? यही बात मैंने आपको बताई थी। किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। कब कही थी? 1855 के अंदर, 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था? नई कोशिका का निर्माण प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से ही होता है। प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से ही होता है। ठीक है, तो किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? तो ये बात रुडोल्फ विर्चो के द्वारा कही गई थी, 1855 के अंदर कही गई थी। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक उदाहरण नहीं है। मैंने आपको अभी उससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जांपल कौन से होते हैं। मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए थे, जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा हालांकि ये क्या है? बैक्टीरिया ही होता है, बैक्टीरिया ही होता है जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस में सहायक होता है। जो इस धरती के ऊपर आया पहला सजीव भी कौन सा है? ब्लू ग्रीन एल्गा होता है, नील हरित शैवाल होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? तो जीवाणु भी उदाहरण होता है। माइकोप्लाज्मा हालांकि एक जीवाणु है और यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया जिसको नील हरित शैवाल कहा जाता है वो भी एक जोन बैक्टीरिया है और प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो अमीबा के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं पाई जाती है। अमीबा के अंदर कैसी सेल पाई जाती है? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अमीबा के अंदर कैसी सेल होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकोन की, सेलुलोज की, काइटिन की और स्टार्च की। तो मैंने आपको लिखवाया था, हालांकि क्या लिखवाया था मैंने आपको कि जो जीवाणु के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकोन की। जो प्लांट सेल होती है, जो प्लांट सेल होती हैं, प्लांट सेल वॉल, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज प्लस में हेमी सेलुलोज होता है। अगर अकेला ऑप्शन आए तो हमारा आंसर सेलुलोज ही रहेगा। और साथ में जो एल्गी की होती है, एल्गी जो होती है, जो शैवाल जो होती है, एल्गी जो होती है, जो शैवाल जो होती है, शैवाल की जो सेलवाल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो भी सेलुलोज की प्लस में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। सेलुलोज की प्लस में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और मैंने आपको एक बात इंपॉर्टेंट करके यहां पर लिखवाई थी कि जो फंजाई है, जो फंजाई जो होती है, जो कवक जो होता है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो यहाँ पर जो सेल वॉल है, अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है।
अगर प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं तो वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अलगी की शैवाल की अगर हम बात करते हैं तो वो भी सेलुलोज की बनी होती है। अगर हम बात करते हैं फंजाई या कवक की बात करते हैं तो वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और एनिमल सेल के अंदर और माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल पाई नहीं जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव जो स्वायत्त विकास और प्रजनन में सक्षम है। सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वायत्त विकास और प्रजनन में सक्षम होता है? तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की। तो सबसे छोटा जीव भी कौन सा होगा, माइकोप्लाज्मा होता है। विषाणु के बारे में मैंने एक बात आपको इंपॉर्टेंट लिखवाई थी कि जो वायरस होता है वो अकोशिकीय होता है। जो वायरस होता है वो कैसा होता है, अकोशिकीय होता है, जिसके अंदर सेल कोशिका नहीं पाई जाती है। सेल किसके अंदर नहीं पाई जाती है, वायरस के अंदर नहीं पाई जाती है। अगली बात मैंने आपको लिखवाई थी कि जो वायरस जो होता है वो लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। लिविंग कब होता है, जिसको अगर जब उसको एक होस्ट बॉडी मिल जाए, रिप्रोडक्शन करने के लिए कोई स्थान मिल जाए, कोई होस्ट मिल जाए, तब तो वो लिविंग होता है, अन्यथा वो है नॉन लिविंग होता है। इतनी बात क्लियर है? तो सबसे छोटा जीव जो स्वायत्त विकास और प्रजनन में सक्षम है वो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तो मैंने आपको की पॉइंट कर करके जो क्वेश्चन लिखवाए थे, 4-5 क्वेश्चन लिखवाए थे। तो मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, लाल रुधिर कोशिका आरबीसी है, शुक्राणु कोशिका है, या फिर ओस्टियोसाइट कोशिका है। तो कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर तो मैंने आपको लिखवाया था ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट जो सेल होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट जो सेल होती है वो आरबीसी होती है। अगर मैं बात करता हूं लार्जेस्ट सेल की, अगर मैं बात करता हूं तो लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। अगर लॉन्गेस्ट सेल की अगर मैं बात करता हूं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, तो वो न्यूरॉन होती है, जिसको हिंदी के अंदर तंत्रिका कोशिका कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, न्यूरॉन होती है। वहीं पर गैमेट सेल के अंदर मैंने आपको बात बताई थी, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर गैमेट सेल की बात करता है तो सबसे छोटी जो है स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, और सबसे बड़ी जो है गैमेट सेल कौन सी होती है, तो वो अंडाणु ओवा होता है। वहीं पर मैंने बात बताई थी आपको कि सबसे बड़ी पादप कोशिका, सबसे बड़ी पादप कोशिका, सबसे बड़ी पादप कोशिका, तो सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी होती है, तो मैंने आपको लिखवाया था फाइबर ऑफ रेमी, रेमी का तंतु, रेमी का तंतु। सबसे बड़ी के स्थान पर हम यहां पर कर सकते हैं सबसे लंबी पादप कोशिका, सबसे लंबी पादप कोशिका, ठीक है, सबसे लंबी पादप कोशिका, सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी होती है, तो रेमी का तंतु होता है। सबसे लंबी पादप कोशिका रेमी का तंतु होता है। और सबसे लंबी कोशिका अगर पूछा जाए तो मानव के अंदर न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत, जो कोशिका सिद्धांत के अंदर दो बातें हैं, कौन सी दो बातें, प्रत्येक जो जीव है वो या तो एक कोशिका या फिर जो है एक से ज्यादा अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। दूसरा पॉइंट कोशिका सिद्धांत के बारे में क्या था कि प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से होती है। ये दो बात हैं। वो कौन सा जीव है जिसके ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान के द्वारा 1838-39 के अंदर जो है दिया गया था। तो जीवाणु के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, विषाणु वायरस के ऊपर, शैवाल अलगी के ऊपर, कवक फंजाई के ऊपर लागू नहीं होता है। तो मैंने आपको वहां पर नोट करके एक बात लिखवाई दी, जो वायरस होता है, विषाणु होता है, उसके ऊपर कोशिका सिद्धांत नहीं लागू होता है, क्योंकि वो न तो यूनिसेलुलर होता है न मल्टी सेलुलर होता है, क्योंकि उसके अंदर कोशिका होती ही नहीं है, वो अकोशिकी होता है। तो जिसके अंदर कोशिका नहीं होगी तो वहां पर कोशिका सिद्धांत कैसे लागू होगा? तो जो विषाणु जो होता है, जो वायरस जो होता है, इसके ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। वायरस के ऊपर जो है कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं, मानव कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? मैंने आपको एक बात लिखवाई थी, मनुष्य के अंदर जो है यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, एक
यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं। वहीं पर मैंने आपको एक बात बताई थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई भी कोशिका का अंग नहीं होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे लाइसोसोम है, जैसे गोल्जी बॉडी है, जैसे न्यूक्लियस है, जैसे वैक्यूल्स हैं। ये सभी की सभी बातें, ये सभी के सभी कोशिका के अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर सारे के सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर एक कॉमन बात होती है, दोनों के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन उसके अंदर अंतर होता है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके अंदर 70s राइबोसोम पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर 80s राइबोसोम पाया जाता है। वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मानव कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो मानव जो कोशिका है वो कैसी कोशिका है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? तो वो यूकैरियोटिक कोशिका है, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80s राइबोसोम पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 80s राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 80s राइबोसोम पाया जाता है। 70s राइबोसोम पाया जाता है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक एग्जांपल आता है जो बैक्टीरिया है। जो कौन सा एग्जांपल आता है, बैक्टीरिया का आता है, जीवाणु का यहाँ पर एग्जांपल आता है। जीवाणु के साथ में आपको जो है नील हरित शैवाल मिल जाएगा यहाँ पर। दूसरी चीज किसके अंदर पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गा के अंदर पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गा को ही क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया भी आपको नाम मिल सकता है, साइनोबैक्टीरिया भी आपको नाम मिल सकता है, साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है बात इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका। पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से अलग है। पादप जो कोशिका है, जो प्लांट जो सेल होती हैं, प्लांट सेल किसकी उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका एनिमल सेल से क्या होती हैं, अलग होती हैं। क्लोरोप्लास्ट के कारण, कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका झिल्ली के कारण, केंद्रक के कारण। किसके कारण होती हैं, पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से अलग होती हैं। मैंने आपको एक बात लिखवाई थी कि जो माइकोप्लाज्मा जो जीवाणु है और जो एनिमल जंतु कोशिका होती है उसके अंदर कभी भी कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो किसके कारण अलग होती हैं, कोशिका भित्ति के कारण अलग होती हैं। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात लिखवाई थी कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है, ये एक तो एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती है, और दूसरा मैंने आपको लिखवाया था माइको प्लाज्मा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, जिसकी सबसे छोटी कोशिका होती है संसार के अंदर। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। दो बात ध्यान में रखनी है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो एक तो एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती है, और दूसरा माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाई जाती है। यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पादप कोशिका प्लांट सेल किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका एनिमल सेल से अलग होता है। तो किसके कारण अलग होता है, कोशिका भित्ति के कारण अलग होता है। एनिमल सेल के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन तंत्र, कोशिकीय श्वसन जंतु कोशिका के किस भाग में होता है। कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, ठीक है, जो कोशिकीय श्वसन जो होता है वो किस कोशिका के अंदर पूछा है आपको, जंतु कोशिका के अंदर पूछा। किस कोशिका के अंदर पूछा है, जंतु कोशिका में किस भाग के अंदर होता है। मैंने आपको एक बात लिखवाई थी, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, दो बात लिखवाई थी। एक होती है सेल प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और दूसरी सेल कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। दूसरी कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। यहां पर मैंने आपको एक बात लिखवाई थी कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है इसके अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये कैसा होता है, कोई सेल इस प्रकार से है ना, उसके अंदर इस प्रकार से शेप पाई जाती है और उसको नाम दिया जाता है मीजोजोम। उसको नाम क्या दिया जाता है, मीजोजोम। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल किसके अंदर पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है किसके अंदर पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। और बैक्टीरिया के अंदर जो
सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो मीजोजोम के अंदर होता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूकैरियोटिक सेल किस किस के अंदर पाई जाती है? जैसे प्लांट के अंदर पाई जाती है, पादपों के अंदर पाई जाती है, जैसे एल्गा के अंदर पाई जाती है, शैवाल के अंदर पाई जाती है, जैसे फंजाई कवक के अंदर पाई जाती है, और जैसे एनिमल सेल के अंदर पाई जाती है। यही तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि कोशिका श्वसन जंतु कोशिका एनिमल सेल, किस सेल में? एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कहां पर होता है? तो वो कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यही क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि जो जंतु कोशिका के अंदर है, जो कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मीजोजोम के अंदर होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं प्लांट, एल्गी, फंजाई, एनिमल होते हैं। बात क्लियर है इतनी? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली बनी होती है। जो यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन, फोस्फोलिपिड, सेलुलर फोस्फोप्रोटीन। तो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? फोस्फोलिपिड की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? फोस्फोलिपिड की बनी होती है। इतनी बात क्लियर है? तो यहां तक जो हमने जितना भी पिछली 2 क्लासों के अंदर हमने पढ़ा है, जितना भी पिछली 2 क्लासों के अंदर हमने पढ़ा है उसके ही एमसीक्यू हमने इस क्लास के अंदर किए हैं। जितना पिछली 2 क्लास के अंदर हमने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ उसी से रिलेटेड जो एमसीक्यू थे वो ये 21 एमसीक्यू मैंने आपको इस क्लास में कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।